आज की क्लास में हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज रह गई थी उनको कवर करेंगे। हमने अभी तक रियलिस्ट थ्योरी कवर की है, राइट। हमारी मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, आइडियलिस्ट थ्योरी बची है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। वेट अ मिनट, लेट मी राइट दैट। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ गुड इवनिंग मानसी। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आइडियलिस्ट स्कूल का क्या मतलब होता है? आइडियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरल स्कूल माना जाता है, यानी ऐसा स्कूल जो लिबरल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करता है, इसी को आइडियल स्कूल बोलते हैं। ठीक है। अब जो हमने इससे पहले कवर किया था हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में, वहां पे स्कूल ऑफ आइडियलिज्म डिफरेंट है, यहाँ पर स्कूल ऑफ आइडियलिज्म डिफरेंट है। ठीक है। आइडियलिस्ट स्कूल यहाँ पे लिबरल स्कूल माना जाता है, जो कि वुड्रो विल्सन के बाद शुरू हुआ, इनके आइडियाज पे बेस था। तो आइडियलिस्ट स्कूल में जो अमेरिकन स्कॉलर्स होते हैं, इनका व्यू डोमिनेट करता है। तो आज हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले लेट अदर स्टूडेंट्स आल्सो ज्वाइन। ठीक है। राघव एंड विनय जस्ट आने वाले होंगे, तो 5 मिनट का थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगी, उसके बाद 5 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। बिकॉज आई वॉज टेकिंग अनदर क्लास, तो बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो 5 मिनट थोड़ा सा रुक के मैं बताऊँ स्टार्ट करूंगी। ठीक है। आज हम आइडियल स्कूल कवर कर लेंगे। इसके अलावा फिर हमारा मार्क्सिस्ट फंक्शनल रह जाएगा, सिस्टम थ्योरी रह जाएगा, वो एक और क्लास लगेगी, उसमें फिनिश हो जाएगा।
ठीक है। Wait a minute. Hello. Yes. Hi. Good evening. I'm good. Hmm. Okay. 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 That's good. Yeah. Okay. 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 Mm-hmm. 8 more are left, right? 7 more are left. And what about YouTube? Yeah. Please do that by tomorrow. Hmm. हाँ हाँ sure. Yes. Yeah, sure. Hmm. Yeah, yeah. Okay, sure. ठीक है. ठीक है, ठीक है. ओके, ओके. श्योर, ठीक है. ओके, बाय-बाय. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडियल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. देखिए, आइडियल स्कूल में अभी तक हम ऑलरेडी जो चीज़ कवर कर चुके हैं, उसमें अगर हम रिकॉल करें तो हमने रियलिस्ट स्कूल कवर किया है. और रियलिस्ट स्कूल में हमने कवर किया था कि 4 स्कूल्स होते हैं, फर्दर सब स्कूल्स थे, जिसमें हमने क्लासिकल रियलिज़्म देखा था, हमने नियो रियलिज़्म देखा था, हमने क्लासिकल नियो रियलिज़्म देखा था, नियो क्लासिकल रियलिज़्म मीन्स. एंड
उसके अलावा हमने क्या देखा था? उसके अलावा हमने कवर किया था हमारा पोस्ट कॉलोनियल स्कूल। तो ऐसे ही हमारा आइडियल स्कूल आता है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम आइडियल स्कूल की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियल स्कूल का जो मतलब रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हम देखते हैं कि इस स्कूल में रहेगा आपका, जो आपका आइडियल स्कूल में रहेगा। तो आज के सेशन में हमारा बेसिक ये पर्पस रहेगा कि हम आइडियल स्कूल को समझे। इसमें फर्दर 6 अलग अलग, जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल हो, इसमें हो गया फंक्शन, हो गया, इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसमें हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी इन आइडियल स्कूल, दैट विल बी कि जो टेक्नोलॉजीज प्रेवलेंट है, आप उनके साथ में एसोसिएट कर पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, विद्धि। ठीक है, अब आइडियल स्कूल में देखिए, अभी तक हम स्कूल का, उसमें हमने बेसिक्स कवर किया है। जैसे हमने वुड्रो विल्सन की थी कि कैसे वुड्रो विल्सन की आपकी चेयर होगी। वुड्रो विल्सन 19 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा, तो उसके बाद स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में, तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये वुड्रो विल्सन, ये प्रपोज करेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को। साथ ही साथ इनका कहना होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल बॉडीज होंगी। ठीक है, अगर ये बनाएंगे तो इससे कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन होगी। यानी अगर कोई भी ऐसा एग्रेशन शो करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो फिर उस इंसान के अगेंस्ट में, जो भी अग्रेशन शो कर रहा है, उस इंसान के अगेंस्ट में, उस इंसान क्या, उस स्टेट के अगेंस्ट में, बेसिकली उस स्टेट के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक्शन लिया जाएगा उसको काउंटर करने के लिए। बेसिकली ये हम देखते हैं, इस चीज का पार्ट है हमारा, जो आइडियल स्कूल का पार्ट है। तो यानी दे हैव फेथ इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो आइडियल स्कूल हमारा ऐसे वाला लिबरल स्कूल है जो कि 14 पॉइंट स्पीच के अंडर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इन सबको सपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे दे विल हैव फेथ। और इसमें ज्यादातर जो हेजिमनी होगी वो होगी अमेरिकन स्कॉलर्स की। आवाज साफ आ रही है मानसी? इज इट ब्रेकिंग? ओके, एक्चुअली आज कोई इशू, नेटवर्क रिलेटेड इशू है प्रोबेबली, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेट मी सी, एक बार मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे भी और लास्ट सेशन में भी एक दो बार प्रॉब्लम्स आई थी एक्चुअली। पर
अब होपफुली वॉइस ब्रेक नहीं होगी. ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, लिबरल स्कूल. तो लिबरल स्कूल पे बहुत सारे लिबरल स्कूल, इसमें मेटा आइडियोलॉजी है. जैसे हमने लिबरलिज्म का स्कूल पढ़ा था, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी थी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी में, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सेम चीज होगी. वेट मिनट. हेलो. यस. हाँ जी. हाँ जी. ओके ओके. कैन यू होल्ड अ मिनट प्लीज, एक मिनट. जी, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, दिस इज अर्जेंट, उसके बाद हम शुरू करते हैं. यस.
ओके, सो सॉरी, ये सारे काम अभी हो रहे हैं, इट वॉज वेरी अर्जेंट। शुरू करें? ओके, तो लिबरलिज्म के स्कूल में, जैसे लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, हाय चिन्मय, जैसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, उसमें हम देखते हैं दैट इज अ मेटा आइडियोलॉजी। उसमें अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग बेसिस हैं, अलग अलग आइडियाज हैं लिबर्टी के, ठीक है। अलग अलग तरीकों से लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट में लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। कोई नेगेटिव लिबर्टी मानता है, कोई पॉजिटिव लिबर्टी मानता है। ऐसे ही जो हमारा आइडियल स्कूल होता है, जो लिबरल स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें भी हम देखते हैं दैट इज अ मेटा नेरेटिव, यानी इसमें भी अलग अलग नेरेटिव्स हैं, अलग अलग आइडियाज हैं लिबरल स्कूल के इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। और इसमें इन टोटल 6 सब स्कूल्स हैं, देर आर इन टोटल 6 सब स्कूल्स। तो ये 6 सब स्कूल्स एक एक करके फिनिश करते हैं, ठीक है। पहला है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसके अलावा दूसरा स्कूल आता है हमारा इंटर डिपेंडेंस, एक एक करके कवर करेंगे इसको, इंटरडिपेंडेंस का। फिर तीसरा स्कूल, सब स्कूल आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। फोर्थ आता है फंक्शनलिज्म का। फिफ्थ आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। सिक्स्थ आता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, ठीक है। तो एक एक करके कवर करते हैं, ये 6 स्कूल्स हैं। सबसे पहला आता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्कूल में क्या बोला जाता है, इस स्कूल का बेसिक आइडिया ये है कि लिबरल जो थ्योरीज हैं दे आर प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब हमने अभी तक देखा था कि जो क्लासिकल थ्योरीज थी वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं थी, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव थी। जो क्लासिकल यानी रियलिस्ट थ्योरी थी, रियलिज्म की थ्योरी हमें क्या कोई सोल्यूशन बताती थी? सोल्यूशन के तौर पे इनका मानना था सिर्फ मेंटेनेंस करो बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू। ये सिर्फ डिस्क्राइब करते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन में एनार्की है, इस वजह से बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी लिबरल थ्योरी होती है, इंटरनेशनल थ्योरीज रहती हैं लिबरल की, लिबरल स्कूल की, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। ये हमको बताती है कि हम कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वर्ल्ड में, वर्ल्ड में या इंटरनेशनल सिस्टम में पीस मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एक तरीके से जैसे हो गया यूनाइटेड नेशन, ये एक तरीके का ग्लोबल प्रेशर पुट करेगा, ठीक है। तो ये जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का स्कूल है, ये इसी पे आधारित है, हमारा लिबरल लिबरल आइडियोलॉजी है जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पे आधारित है। लिबरल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जैसे यूनाइटेड नेशन हो गए, आईएमएफ हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए काम करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, करेक्ट, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्कूल इंस्टीट्यूट्स में बिलीव करता है और कहता है कि इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं और आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस एक तरीके से प्रेशर पुट करेंगे। तो लिबरल इंस्टीट्यूशन किसने ये प्रपोज किया था? वुड्रो विल्सन ने। 1919 में फॉर द फर्स्ट टाइम वुड्रो विल्सन थे, अपनी 14 पॉइंट स्पीच में इन्होंने ये आइडिया लिया था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, कि जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक कंट्री की पीसफुल रहती है, वहाँ पे एनार्की नहीं होती। बिल्कुल सेम तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगा दो आप,
कि अगर सेम इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सिस्टम में बनाए जाए तो हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इनके वर्ड्स में था कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यूनाइटेड नेशन जैसे, ये इंस्टीट्यूशन एक जंगल को जू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जंगल में क्या होता है, जानवर इधर से उधर घूम रहा होता है, ठीक है, एंड कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं होती जंगल में, ठीक है, कोई भी जानवर कहीं से भी आकर के वो आपको मार सकता है। जू में ये रहता है कि सारे जानवर कैद होते हैं, ठीक है, सारे जानवर आर इन द केज बेसिकली। तो उससे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, उससे पीस मेंटेन रहता है। आया समझ, स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, करेक्ट। तो ये है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इसके एडवांटेजेस ये थे कि जब ये इंस्टीट्यूशंस आए, इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स थे जिनका पीसफुल सेटलमेंट किया गया, पीस मेंटेन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कभी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशन जैसे फाइनली इंस्टीट्यूट आए और सभी कंट्रीज उसका पार्ट बने, तब से वॉर नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे एक प्लेटफॉर्म की तरह उभरे जिसपे सभी जो कंट्रीज थे आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे टू डेवलप द ट्रस्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री है, इफ अ कंट्री मेक्स अ कमिटमेंट एट इंटरनेशनल लेवल, then it is not very easy to come out due to pressure of world politic opinion। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी एक कंट्री ने कमिट कर दिया है यूनाइटेड नेशन में कि हम ये नहीं करेंगे, अगर आपने कमिट कर दिया है तो अब वहां से बाहर निकलना इजी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि फिर सभी कंट्रीज आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे अगर आपने फिर भी वो चीज कंटिन्यू करी। तो आज के टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे एक हो गए जोसेफ नाई, रॉबर्ट क्योहाने, क्योहेन, ऐसे बोल सकते हो आप। ये जो थे स्कॉलर्स, ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्कूल को सपोर्ट करते हैं। इनका कहना है कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने की जरूरत है। देखिए, शुरुआत में इतनी ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं थी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को लेकर के कि बनाए जाने चाहिए। काफी धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद। लेकिन हम देखेंगे जब कोल्ड वॉर एंड हुई, तब जैसे सारे एकदम से इंस्टीट्यूशंस सामने आने लगे, ठीक है, जैसे WTO भी काम करने लग गया, बहुत सारे इफेक्टिवली काम करने लग गए। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने तक तो कुछ भी नहीं था, 2 के शुरुआत होने तक कुछ नहीं था, 2 के एंड होने के बाद में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस आए और फर्दर कोल्ड वॉर के बाद और एस्टैब्लिश हुए। तो लिबरल्स जो होते हैं, इनका मानना होता है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके चलते हम पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जबकि जो रियलिस्ट होते हैं, रियलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं मानते। इनका मानना है कि रियलिस्ट का मानना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ही की एक्सटेंशन होती है। रियलिज्म में तो यही होता है, ये लोग कहते हैं कि जो ये इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जैसे UN और ये सब, ये स्टेट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि जितने भी स्टेट इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे वो सभी अपने नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है रियलिस्ट के लिए। लेकिन जोसेफ नाइक बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, क्वाजी नेगोशिएशंस होती हैं। ऐसे नेशंस जो मान लीजिए नेगोशिएशन करने के नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने को भी प्रेफर नहीं करते, वो लोग भी पार्टिसिपेट इसमें करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते दूसरे स्टेट्स को कि हम तो पीस नहीं चाहते। अगर आप बिलीव भी ना करो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो भी आप नेगोशिएशन का पार्ट रहोगे, जस्ट टू give this image of your country that we are not the spoiler in international system, कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसकी एक मेजर वीकनेस जो थी वो ये थी कि देखिए, इंस्टीट्यूट तो बनाए गए जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF वगैरह, लेकिन इसमें लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस दी गई है, किसी को बहुत कम दी गई है। वन कंट्री वन वोट नहीं है, इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्रेडिबल नहीं बन पाई। इसीलिए ये भी देखेंगे हम कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए तो, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रीज आर्म्स रेस की तरफ बढ़ती रही, उसके बावजूद भी अपने ये वेपन सिस्टम बनाते रहेंगे। आया समझ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसी में हम देखते हैं कि इंग्लिश स्कूल के क्या व्यूज है। इंग्लिश स्कूल आता है इसमें हेडले बुल का। हेडले बुल इंग्लिश स्कूल से बिलोंग करते हैं। हेडले बुल का अपनी इन्होंने बुक लिखी थी एनार्कल सोसाइटी। इनका कहना था कि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आज के टाइम पे अनार्की नहीं है, एनार्की नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज आ गए हैं, रेजीम्स आ गई हैं। तो इनका मानना है कि इन सभी डेवलपमेंट के चलते आज के टाइम पे एनार्की जो हुआ करती थी वो कन्वर्ट होकर के एनार्कल सोसाइटी में कन्वर्ट हो चुकी है। एनार्कल सोसाइटी में यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ना तो कंप्लीट सोसाइटी है ना ही कंप्लीट एनार्की है, एक सॉर्ट ऑफ एनार्कल सोसाइटी है। एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पावर नहीं है जिसके पास, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेज पे है। देखो, एक होती है एनार्की, जब कोई भी बॉडी ना रहे, आपस में स्टेट मिलकर के साथ में ना रहे। एनार्की, इसमें कोई भी वो नहीं रहेगी, ठीक है, सब कंट्रीज अपने ऊपर रिलाई करेंगे, साथ में नहीं आएंगे। एनार्की में कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होगी। फिर आती है फुल फ्लेजेड सोसाइटी, जिसमें इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे, बाइंडिंग डिसीजंस भी होंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम देखते हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जहां पर हर नॉर्म, हर एक रूल जो भी बनाया जाएगा वो फॉलो किया जाएगा। ये तो असलियत में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। असलियत में हम देखते हैं कि बॉडी है यूनाइटेड नेशन जैसी, लेकिन कुछ चीजें फॉलो की जाती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फॉलोड, ना तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। तो हेडले बुल का कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब वो एनार्की नहीं है, एनार्कल सोसाइटी है। और वो किस वजह से हुआ है? इंस्टीट्यूशंस की वजह से हुआ है। तो पहला स्कूल हमने फिनिश कर लिया है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये इंस्टीट्यूट में जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिलीव करता है ये स्कूल। अब आगे आते हैं सेकंड पे। सेकंड आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने देखा कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पहला हमने स्कूल देखा। अब लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म तो जो था, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज स्टेट सेंट्रिक, क्योंकि इसमें स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेट पार्टिसिपेट करता है। तो यानी यहाँ पर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्कूल में डायरेक्टली ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रखती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम ट्रैक वन डिप्लोमेसी। एक कंट्री की सरकार अगर दूसरी कंट्री की सरकार के साथ में कॉन्टैक्ट में रहती है, आपस में जो भी उनके इश्यूज होते हैं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी, जैसे बायलैटरल रिलेशंस हो गए, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं? एक सरकार को दूसरी सरकार के साथ में अगर बात भी करनी है, कोई मीटिंग करनी है, तो काफी रिसोर्सेज लगेंगे, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, शेड्यूल बिठाना पड़ेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स का, कि कब उनके पास में टाइम अवेलेबल है, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें काफी टाइम लगता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं इसमें।
तो इसीलिए क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हैं तो प्रपोज किया गया सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का स्कूल आता है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म सोसाइटी सेंट्रिक होती है, ये स्टेट सेंट्रिक नहीं होती, सोसाइटी सेंट्रिक होती है। सोसाइटी सेंट्रिक में ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? ट्रैक वन डिप्लोमेसी थी जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट था। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सोसाइटी सेंट्रिक है तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्टली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने की वजह से आपस में दो देशों के बीच में ट्रस्ट इंटरैक्शंस होती हैं, ट्रस्ट डेवलप होता है, आपस में लोग इंटरैक्ट करते हैं, उनको एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, तो ट्रस्ट इंटरैक्शंस होती हैं। इसका क्या फायदा है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का? इसका ये फायदा है कि पॉलिटिकल क्लास की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तभी वो दूसरी कंट्री के पॉलिटिशियंस के साथ में बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, डायरेक्टली सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये माना जाता है क्योंकि पॉलिटिकल क्लास की अपनी एक लिमिटेशन होती है, इनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, ठीक है, इस वजह से जो लोगों के बीच में आपस में इंटरैक्शन होती है ये हमेशा बेहतर रहती है। क्योंकि इससे अगर आपके दूसरे देश को लेकर के आपके अंदर में कोई भी शक है, आपको कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी कि सोसाइटी टू सोसाइटी कांटेक्ट बढ़ाया जाए। सोशियोलॉजिकल क्या मतलब क्या होता है? सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड से आता है सोशियोलॉजिकल, तो यानी सोसाइटी सेंट्रिक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ में ऐसे इंटरेक्शन होगा तो ट्रस्ट डेफिसिट हट जाएगा। तो इस पॉलिसी में प्रमोट किया जाता है ओपन बॉर्डर्स को टूरिज्म के थ्रू। यस, यू आर करेक्ट अबाउट इट, इट इज प्रमोटेड थ्रू टूरिज्म, या ओपन बॉर्डर कर दीजिए दो देशों का, ठीक है, वीजा लिबरलाइजेशन हो जाएगा अगर, तो भी बढ़िया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में अगर बॉर्डर ओपन किया जाए और वीजा लिबरलाइजेशन किया जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के चलते ट्रस्ट इंटरैक्शन होंगी, इसके चलते आपस में फेथ बैठेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, तो जो भी इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व किए जा सकेंगे। इसमें पॉलिटिकल लिमिटेशन होती है, पॉलिटिशियंस रेडी नहीं होते इंटरैक्ट करने के लिए, उनकी अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, तो ये चीज काम कर सकती है। तो आज के टाइम पे ये तो काफी ज्यादा रेलेवेंट है, इसका एम्फेसिस आज बहुत बढ़ गया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है आज के टाइम पे। ग्लोबलाइजेशन के चलते जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है वो चेंज हो चुका है। तो इसमें जो स्कॉलर हैं वो हैं रोस्नो, रोस्नो रोस्नो इसको काफी सपोर्ट करते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म को। इनका मानना है कि हम एक सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सोसाइटी को प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ पर स्टेट की कैपेसिटीज कम होती जा रही हैं, स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस हैं। और हम देखेंगे कि क्योंकि इंटरनेट की वजह से आज के टाइम पे इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि लोगों में इंटरेक्शन आपस में बहुत होने लगा है, ट्विटर के थ्रू, ठीक है, एंड आपका फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सो वी सी दैट इसके चलते स्टेट किस किस को मॉनिटर करेगा, स्टेट की जो कैपेसिटी है इन इंटरैक्शन के थ्रू ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कम हो गई है स्टेट की कैपेसिटी। अब स्टेट ज्यादा सर्वेलेंस नहीं कर पाएगा, स्टेट सर्वेलेंस सिर्फ आप बॉर्डर्स पे ही रख सकता है, स्टेट इन सभी चीजों पे सर्वेलेंस में इतनी कैपेसिटी नहीं है स्टेट की। तो ये जो मैटर है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का, इसमें जो आपको मॉडल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर रेलेवेंट है, दैट मॉडल इज गोइंग टू बी कॉब वेब मॉडल। तो यानी जॉन बर्टन भी इसको सपोर्ट करते हैं। जॉन बर्टन कौन है? जॉन बर्टन है जिन्होंने कॉब वेब मॉडल दिया था। मतलब आज एडवांसमेंट के चलते, टेक्नोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन के चलते इतनी एन नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, मिलियंस ऑफ मैसेजेस, बिलियंस ऑफ मैसेजेस ऐसे पास ऑन होते हैं एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव है। तो इट्स अ स्पाइडर वेब, जैसे कॉब वेब होता है ना, स्पाइडर वेब है। मतलब आजकल वर्ल्ड स्टेट सेंट्रिक नहीं रहा,
स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड होता था जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में इंटरेक्शन सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता था। आज के टाइम पे सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड है। आज के टाइम पे ग्लोबल सिविल सोसाइटी है। एक कंट्री में अगर कुछ होता है तो दूसरी कंट्री में हमको पता होता है कि उस कंट्री में क्या हो रहा है, और हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, हम अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे हांगकांग में, तो हम वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं एक तरीके से कि वहाँ पर जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये आता है हमारा सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का स्कूल इसमें। तो इसमें एक और स्कॉलर है हमारे, कार्ल ड्यूश। इनका कहना है, ठीक है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बोलते हैं कि इंटरैक्शन जो होती है स्टेट के बीच में, अगर आप उसको देखें कि आपस में आजकल स्टेट्स के बीच में कितने इंटरैक्शन हो रही है, तो आप देखोगे कि एंडलेस इंटरैक्शन है। कैसे पता लगेगा आपको कितनी इंटरैक्शन हो रही है आज के टाइम पे? मेजर कीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेवल कितना हो रहा है। आजकल लोग इंटरनेशनल कितना ट्रैवल करते हैं। किसी को वेकेशन पे जाना हो तो लोकल से ज्यादा आजकल इंटरनेशनल ट्रेवल हो रहा है, नेशनल से ज्यादा। दूसरी कंट्रीज में जाते हैं लोग घूमने के लिए। आजकल वीजा इश्यूज देखोगे, कितने वीजा इशू किए जाते हैं बाहर की कंट्री के जाने के लिए, उससे पता चलेगा। कितने लेटर्स या ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं एक दिन में, उससे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ गई है। एट द सेम टाइम फोन कॉल्स, फोन कॉल्स अलग अलग कंट्री में, जैसे इंडिया के ही कितने लोग हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब जगह कॉल करते होंगे, जर्मनी, यूके, उनके वहाँ पे मे बी फ्रेंड्स होंगे, मे बी ऑनलाइन उन्होंने नए फ्रेंड्स बनाए होंगे। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से आजकल इंटरेक्शन बढ़ गए हैं एक स्टेट के बीच में दूसरे स्टेट के बीच में। सो कार्ल ड्यूश का ये कहना था, इनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा उतना ही बेनिफिशियल, उतना ही पीसफुल रिलेशंस रहेंगे कंट्रीज के बीच में। जैसे कि यूरोप में आप देख लीजिए, लोगों के बीच में अब कितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि वेस्ट यूरोप के बीच में, नॉर्थ अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा, इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेवल बहुत होता है। अमेरिकन यूरोप में जाते हैं घूमने, जो यूरोपियंस होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं घूमने। दिस इज व्हाट वी सी। इन्हीं बढ़ती हुई इंटरैक्शंस के चलते आज हम देखते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटीज बन गई हैं। सभी कंट्रीज साथ में मिलकर के आके उन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटीज बनाई हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटीज बनाई हैं। तो कार्ल ड्यूश का कहना था कि जो आसपास की कंट्रीज होती हैं उनको सिक्योरिटी कम्युनिटीज बनानी चाहिए। ये टर्म उन्होंने वैसे भी कॉइन की थी अपनी 1957 में। और हम देखेंगे कि आज के टाइम पे सिक्योरिटी कम्युनिटीज हैं। ईयू की अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आसियान की अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी है। यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं इसका पार्ट है, सबने मिलकर के साथ में एक ऐसा जोन बनाने की कोशिश की है जहां पर पीस रहे। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। जबकि जब हमने पढ़ा था रियलिज्म, तो वहां पर किस चीज की बात की गई थी? वहां पे बात की गई थी कि कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होता है, ये प्रेवलेंट होता है। लेकिन आज के टाइम पे लिबरल स्कूल के चलते, सोशियोलॉजिकल स्कूल के चलते इतनी इंटरेक्शन हुई है, सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड होने के चलते हम देखेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी कम्युनिटीज इमर्ज हो रही हैं। अब सिक्योरिटी डायलेमा रेलेवेंट नहीं है। सिक्योरिटी डायलेमा तब होता है जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि सामने वाली कंट्री क्या करना चाहती है। आपको ना उनके कल्चर के बारे में पता होता, ना ये पता होता कि कैसे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो पहले नहीं पता होता था। आज क्योंकि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड है, आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। आपको टीवी के थ्रू बॉलीवुड मूवीज हो गई या दूसरी मूवीज देख के, जैसे चाइना को लेकर के हमारा बहुत ही पहले रिजिड स्टांस था। आज के टाइम पे आप देखोगे कि चाइनीज मतलब मूवीज, चाइनीज जितने भी शोज होते हैं वो काफी इंडिया में फेमस हो रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसके चलते हमें पता चलता है कि चाइना की जो सोसाइटी है वो काफी हद तक इंडिया जैसी ही है। वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका व्यू कैसा है, उस हिसाब से उनका कल्चर देखते हैं, उनका हम फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं, फैमिली वैल्यूज देखते हैं, तो हम एसोसिएट कर पाते हैं। और ऐसे में हमारा जो स्टांस रहेगा उन कंट्री उन लोगों के साथ में, वो काफी हमारा फिर कोऑपरेटिंग रहेगा, जिसके चलते सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट ना हो करके एक तरीके से सिक्योरिटी कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा। सिक्योरिटी कम्युनिटीज में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को एज अ थ्रेट नहीं देखते। आपके परसेप्शन चेंज हो जाती है ना फिर उन लोगों को देख के। और इन केस अगर कोई एग्जिस्ट भी कर रहा होगा थ्रेट, तो वो चला जाता है अगर साथ में मिलकर के काम करो। और आज के टाइम पे तो सिक्योरिटी कम्युनिटीज जो बन रही हैं, जैसे यूरोपियन की यूनियन की, आसियान की, ये लोग मानते हैं कि इन सभी कंट्रीज का एक ही कॉमन थ्रेट है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो सिक्योरिटी का कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है ही। डोमेस्टिक कम्युनिटी से ही, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ही ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया है। जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सभी लोग साथ में मिलकर रहते हैं, तभी पीस एस्टैब्लिश होता है कंट्री में। ऐसे ही आपस में जो कुछ एक रीजन होती है, जैसे जैसे साउथ ईस्ट एशिया की रीजन होगी, तो 10 कंट्री साथ में मिलकर के आके काम करेंगी, और इससे पीस एस्टैब्लिश रहेगा साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। तो इनका मानना होता है कि इनके कॉमन थ्रेट होते हैं, ये एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं होते। जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है, और पेंडेमिक्स हो गए, ये सभी इनके थ्रेट होंगे। ये अपने आप को या दूसरी कंट्री को थ्रेट नहीं देखेंगे। तो सोशियोलॉजिक लिबरलिज्म में ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी कम्युनिटीज बनानी चाहिए, इंटरैक्शन स्टेट के बीच में इंक्रीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़े। तो इसीलिए भी जब सोल्यूशन दिया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या किया जाना चाहिए, तो आप कोट कर सकते हो कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म स्कूल यहाँ पर काम कर सकता है। अगर हम सोसाइटी सेंट्रिक बनाएं इसमें रिलेशंस, मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर यहाँ पे बढ़ जाए, तो डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी सी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यू नो, मेनी मेनी स्टेट्स आर देयर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सिक्योरिटी कम्युनिटीज में, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इंटरैक्शंस नहीं है, आपस में ट्रस्ट नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही देख लीजिए, पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें तभी हम देखते हैं कि एज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी इमर्ज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, पीसफुल भी नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे टेंशन बहुत रहती हैं। यस, आप इसमें करतारपुर कॉरिडोर एक इनिशिएटिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड बना सकते हैं या सोसाइटी सेंट्रिक रीजन बना सकते हैं, जिसके चलते पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमारे इंक्रीज होंगे। तो डेफिनेटली हमारे जो यू नो आपस में जो टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको कम किया जा सकता है। Organizations like RCEP is between ASEAN and China. Still there is South China Sea conflict. देखिए दिक्कत पता है क्या है मानसी, साउथ चाइना सी में हर किसी के अपने स्टेक्स हैं, ठीक है। अब आरसीईपी आसियान एंड सिर्फ चाइना नहीं है, इसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हमारा इंडिया, ये भी होगा, न्यूजीलैंड भी है इनफैक्ट। अब साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का बस ये कहना है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब कि किसी और पार्टी का इसमें कोई वो नहीं रहेगा, बाहर की कोई रीजन की पार्टी है जैसे इंडिया, बिना इंडिया के इंटरफेरेंस के। इसीलिए चाइना कीप्स ऑन वार्निंग ऑन दिस इशू। ठीक है, जैसे सेम बात है, इंडिया पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, लेकिन इंडिया हमेशा बोलता है कि हम ये रेडी हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा वो बायलेटरल टॉक से होगा, किसी थर्ड पार्टी को इसमें इंक्लूड मत करो। बिल्कुल सेम तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आज भी इमर्ज कर रहा है,
डेफिनेटली। लेकिन अब मैं आसियान कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। आसियान कम्युनिटी में क्या होता है मानसी, आसियान में सिर्फ 10 ही कंट्रीज हैं, चाइना इसका पार्ट नहीं है, करेक्ट। तो आसियान की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी बनी है ये आपस में इन 10 कंट्री की बनी है, चाइना इसका पार्ट नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी चाइना के अगेंस्ट में, देखिए चाइना बहुत बड़ा है, ये सभी 10 की 10 कंट्री साथ में मिलकर के आएंगी तभी तो चाइना को न्यूट्रलाइज कर पाएंगी, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे चाइना के अगेंस्ट में। वरना ये सभी कंट्रीज जानती हैं कि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, करेक्ट, एक्सपेंशनिस्ट है। लेकिन वही बात है कि इसमें सोसाइटी टू सोसाइटी इंटरैक्शन होगा तभी तो साथ में आ पाएंगे सारे, तभी चाइना को चैलेंज कर पाएंगे, उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर पाएंगे। तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म स्कूल, यानी सोसाइटी सेंट्रिक होना चाहिए। सोसाइटी अगर मिलकर के साथ में आए तो ये ट्रस्ट डेफिसिट हम एड्रेस करके चीजों को बेहतर बना सकते हैं, तो यानी कोऑपरेशन हो सकता है। तो लिबरल स्कूल तो यही बोलता है कि आपस में स्टेट कोऑपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे तरीके निकाले गए जिसके थ्रू हम स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करना बता रहे हैं। तो पहला था थ्रू इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन IMF, जिसके चलते ये सारे जो स्टेट्स होंगे आपस में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये स्टेट सेंट्रिक है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म सोसाइटी सेंट्रिक है। आगे आते हैं अगले पे, फंक्शनलिज्म। अगला स्कूल, सब स्कूल कवर करते हैं फंक्शनलिज्म का। इसकी PDF मैंने शायद दी है, अगर नहीं दी है तो मैं आपकी पोस्ट कर दूंगी आज। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म सबसे सक्सेसिव और सबसे प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है रियलिज्म का, ठीक है। रियलिज्म का देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंक्शनलिस्ट अप्रोच का यूरोपियन यूनियन। फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या बोलती है, आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन याद है, प्लेटो में हमने कवर किया था। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी कि अपने नेचुरल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो और दूसरे के काम में बिल्कुल भी अड़चन मत क्रिएट करो, इंटरफेयर मत करो। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फंक्शनलिस्ट अप्रोच का है यूरोपियन यूनियन। ये एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शनलिज्म की थ्योरी में ये माना जाता है कि आपको एक एक करके काम करना है। तो फंक्शनलिज्म को हम पीस बाय पीस अप्रोच भी, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करो, पीस बाय पीस अप्रोच अप्लाई करनी है, ठीक है। मतलब एक एक करके इश्यू को रिजॉल्व करते जाना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यूज हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो एक एक करके चीजें स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो इश्यूज नॉन पॉलिटिक्स इश्यूज हैं उसको करना शुरू कीजिए, उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज लेकर के आएंगे। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के केस में अभी ये जो करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है, करतारपुर कॉरिडोर के चलते लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, स्पेशली जो पंजाबीज हैं वो अपने उधर वाली साइड जो भी श्राइन्स हैं, इनकी सिख श्राइन्स हैं उनको विजिट कर पाएंगे, करेक्ट। तो ये एक नॉन पॉलिटिक्स इशू है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान की कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। तो यानी ऐसे इनिशिएटिव से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म में बोलते हैं पीस बाय पीस अप्रोच रखो। सबसे पहले जो नॉन पॉलिटिक्स इश्यूज हैं उनको उठाओ, उनको काम करना शुरू करो, उसके बाद में यहाँ से लेसन्स पॉलिटिशियंस को मिलेगा और वो लोग भी आपस में इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो मतलब फंक्शनलिज्म स्कूल में ये बोला जाता है कि सबसे पहला इनिशिएटिव पॉलिटिकल क्लास को मत दो, नॉन पॉलिटिकल क्लास को दो। जैसे इंडिया के जो आर्टिस्ट, जैसे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, वो इंडिया में बॉलीवुड में काम कर सकते थे, हमने देखा पहले फवाद खान हो गए, ठीक है, इसके अलावा माहिरा थी, ठीक है, माहिरा खान हो गई, ये लोग काम कर कर रहे थे बॉलीवुड में। अब क्योंकि डेटोरिएट हुआ, रिलेशंस अच्छे चलने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जब ये उरी अटैक हुआ तो उसके बाद से सब चले गए यहाँ से, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि इनको निकाल दिया गया यहाँ से। तो यही चीज तो ये लोग करना चाहते थे जो टेररिस्ट वगैरह थे। तो ये चीज बेहतर बनाने के लिए हम लोग नॉन पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं
उनको सबसे पहले कंसिडर करके उन पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी भी इसी में आ जाती है कि हमारे यहाँ के जो क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो इंडिया के सॉरी पाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ में या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी में हम देखते हैं, या पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, उनके साथ में इंटरेक्शन करें और यहाँ से शुरू हो। अदनान सामी को आप बोल सकते हो, सिटीजनशिप, करेक्ट। तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज में ये रहता है, ठीक है। तो पीस बाय पीस अप्रोच का मानना है फंक्शनल कि पहले उन फंक्शंस को तवज्जो दो जो पॉलिटिक्स में प्रायोरिटी पे नहीं है, वहां से धीरे चीजें सुधरनी शुरू होंगी, अल्टीमेटली फिर पॉलिटिकल इश्यूज पे आओगे और वो भी एक दिन सुधर जाएंगे। तो यानी जो पहले लो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वहां अगर कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करने लग जाएंगी तो ये बेनिफिट करेगा। कैसे? इससे सीखने को मिलेगा पॉलिटिकल क्लास को, वो लोग भी कोऑपरेशन करने लग जाएंगे, आपस में कोऑपरेट करना सीखेंगे कि जैसे ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हम भी कोऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर एक एरिया में कोऑपरेशन होता है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा दूसरे एरिया में। अब जैसे करतारपुर कॉरिडोर शुरू हुआ है, ठीक है, तो इनके लिए पंजाबीज के लिए शुरू हुआ, सेम चीज अब हो सकती है आगे जाकर के हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम श्राइन्स हैं, दिल्ली में इधर दरगाह हो गई, इधर कहीं यूपी में कोई फेमस दरगाह हो गई, तो वहां पर इनको अलाउ किया जा सकता है मुस्लिम्स को जो पाकिस्तान के होंगे, या मेडिकल उससे ये लोग आ सकते हैं इंडिया में अपना इलाज करवाने, ठीक है। तो नॉन पॉलिटिकल या लो पॉलिटिकल इश्यूज से शुरू करो और यहाँ से शुरू करते हुए फिर आगे पॉलिटिकल इश्यूज पे जाओगे और धीरे धीरे करके चीजें सॉल्व करोगे, क्योंकि एक एरिया में अगर चीजें सही होने लग गई तो कहीं ना कहीं इसका स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे एरिया में भी पड़ेगा और वहां पर भी लोग कंडीशंस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि वहां पर भी कोऑपरेशन शुरू होगा। यानी फंक्शनल इंटरलिंकेज बनेगा, इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगा और इंटरडिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में पड़ेगा, धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि हम देखेंगे कि आगे ये दोनों कंट्रीज वॉर में जाएंगी ही नहीं, लड़ेंगी ही नहीं अपने साथ एक दूसरे के साथ। जैसे कि मान लीजिए धीरे धीरे करके अभी करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ यहाँ पे इंडिया वाली साइड पे, ठीक है, अभी इंटरैक्शंस होंगे, धीरे धीरे फिर और कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, करते 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 हम ऐसे ऐसे करके हम मान लीजिए ट्रेड में भी काम करने लग गए एक दूसरे के साथ में, अगर फिर बढ़िया होता गया सब कुछ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंडेंट होगा एंड इंडिया पाकिस्तान पे। अब इंडिया तो क्या ही डिपेंडेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया पे, ठीक है, किसी चीज के लिए। इंडिया भी हो सकता है, ऑब्वियसली इंडिया को अगर मेंटेन करके रखना है, इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़िया रखनी है, तो इंडिया को भी अपनी रीजन को स्टेबलाइज करना जरूरी है। तो इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जितना पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम खड्डे में गई हुई है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, जीडीपी रेट हाई है नहीं इनका। तो यहाँ धीरे धीरे करके अगर हम इश्यूज पे काम करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आपस में ये जो कंट्रीज होंगी इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है आगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस दोबारा डिटोरिएट हो गए, तो ये कंट्रीज विल नॉट गो टू वॉर, लड़ाई नहीं करेंगी। जैसे इंडिया और चाइना 2017 में हम देखेंगे कि स्टैंड ऑफ हुआ था, लेकिन इनका मानना है कि वॉर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर चाहे भी ये लड़ाई करना, मान लीजिए चाइना चाहता है इंडिया पे अटैक करना, तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे चाइना का नुकसान होगा। क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना बेसिकली अपने जो एक्सपोर्ट का एनुअल एक्सपोर्ट आता है चाइना का, तो चाइना के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा इससे, अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा एक्शन लिया गया। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और ये दोनों कंट्रीज वॉर में नहीं जाएंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया था यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में भी सभी जो कंट्रीज थी आपस में बहुत फाइट करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे काम किया गया, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल इश्यूज पे काम किया गया, और धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन एक कम्युनिटी की तरह बन गया, ठीक है। और अब यहाँ पर पीस है एकदम, ठीक है, और ये कंट्रीज राइज कर रही हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट साउथ एशिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज
अच्छे से। रीजन था उसका इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, इसके चलते। तो पहले अगर ये सुधर जाएगा तो बाकी सभी कंट्रीज के साथ भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पूरा साउथ एशिया रीजन डेवलप होगा तो इंडिया को भी फायदा, सभी कंट्रीज को फायदा। तो ये अप्रोच है फंक्शनलिज्म की, कि अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में या एक रीजन में सभी कंट्रीज के बीच में इस तरीके कोई भी इश्यूज हैं तो सबसे पहले लो पॉलिटिकल इश्यू पे काम करो और धीरे धीरे आप फिर पॉलिटिकल इश्यूज पे आओ। करेक्ट। तो फंक्शनलिज्म के स्कूल में कौन कौन से स्कॉलर्स आते हैं? इसमें आते हैं डेविड मित्रानी। कैन इंडिया कैन इवन इंडिया कैन गेट अ सेंट्रल एशिया? करेक्ट। में हमारे रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, फंक्शनल हम कोशिश कर सकते हैं, तो यस वी कैन गेट इट। तो आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं फंक्शनलिज्म पे, कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं धीरे धीरे करके, ये सब चीज बता सकते हो। तो एक तो डेविड मित्रानी हो गए, ठीक है, ये भी फंक्शनलिज्म में बिलीव करते हैं। इसके अलावा आप नाम ले सकते हैं एक और स्कॉलर का, रिचर्ड कॉब्डेन। रिचर्ड कॉब्डेन, रिचर्ड कॉब्डन का कहना था कि अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस आपको सुधारने हैं तो कीप द पॉलिटिशियंस आउट। जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इससे क्या होता है कि ये अपना पावर में आने के लिए जो भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान के साथ में तो इंडिया कभी नहीं कर सकता, तो इससे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको करना है दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज, तो पॉलिटिशियंस को आउट रखिए। ठीक है, ये इनका मानना था कि सबसे पहले लो पॉलिटिकल इश्यूज पे काम कीजिए, धीरे धीरे करके अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। तो इनका मानना था पॉलिटिशियंस को दूर रखो तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। करेक्ट। तो रिचर्ड कॉब्डेन ये बोलते हैं, नहीं ये रियलिज्म में नहीं है, रिचर्ड कॉब्डेन उसमें नहीं है, ठीक है, डेविड मित्रानी भी उसमें नहीं है। अभी तक हमने इन दोनों के बारे में बात ही नहीं की है। केनेथ वॉल्ट्स के बारे में बात की थी, मीयर शिमर के बारे में बात की थी हमने, अमिताभ आचार्य के बारे में बात की थी, इनके बारे में अभी तक नहीं की है मानसी। तो एक रिचर्ड कॉब्डेन के अलावा आते हैं जीडीएच कोल। जीडीएच कोल का आपको याद होगा, जीडीएच कोल थे गिल्ड सोशलिज्म से बिलोंग करते थे, कि पर्टिकुलर गिल्ड होती हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। तो यानी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है गिल्ड सोशलिज्म में ही, फंक्शनल सॉवरेनिटी का। इनका कहना था कि कुछ गिल्ड बनाए जाए जो आपस में इंटरैक्ट करें, जैसे जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, गिल्ड इंटरैक्शन हो सकता है, रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज किए जाते हैं। लेकिन फंक्शनलिज्म का एक चैलेंज है, फंक्शनलिज्म इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें काफी टाइम लगता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत पेशेंस चाहिए इसमें, पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी आसानी से रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं होंगे, बहुत धीरे धीरे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आपस में इंटरेक्शन दोनों साइड में वो एकदम स्टैग्नेंट होगा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा आगे, कुछ सही ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो नियो फंक्शनलिस्ट हैं, एक अर्नेस्ट हास, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? इनका सजेशन ये था कि पॉलिटिकल क्लास को ही दूर रखिए, पॉलिटिकल क्लास को दूर रखोगे अगर आप तो इसमें बेहतर रहेगा। तो इससे जल्दी हमारा डिटर्मिनेशन के साथ में काम कीजिए, पॉलिटिकल क्लास को दूर रखिए। ठीक है, लेकिन हम पूरी तरीके से दूर नहीं रख सकते पॉलिटिकल क्लास को, ठीक है, वी कैन नॉट डू दैट। तो इस उसमें इनका रहता है कि एक को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में फंक्शनलिज्म में काम करना होगा। निकलते हैं वो पॉलिटिशियंस को सीखने होंगे एंड दे हैव टू आल्सो अप्लाई इट, और इंटरेक्शंस बढ़ानी होंगी तब बेहतर बन। तो ये था हमारा फंक्शनलिज्म का स्कूल, यानी पीस बाय पीस अप्रोच। तो हमने अभी तक 3 स्कूल खत्म किए। पहले लिबरल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट सेंट्रिक है, जिसमें बोला कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम
पीस या कोऑपरेशन ला सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दूसरा हमने पढ़ा सोशल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट बना करके हम इसमें। तीसरा था फंक्शनलिज्म में ये अप्रोच स्कूल की कि जो लो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं पहले इस पे काम करो, धीरे धीरे करते करते फिर पॉलिटिकल हाई पॉलिटिकल इश्यूज पे आना। पॉलिटिशियंस को दूर रखो तो अपने आप नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे रिलेशंस। फंक्शनलिज्म से ही इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगी। तो अब हम इंटरडिपेंडेंस की बात करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट स्कूल हमारा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस। हमारा आता है फोर्थ स्कूल इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का स्कूल क्या बोलता है? इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी हमारे को बताती है इंटरडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अगर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो तो ऐसे हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फिर वो कंट्रीज वॉर में नहीं जाएंगी। यानी दो कंट्रीज के मार्केट को इंटीग्रेट कर दो। ये एक नियो लिबरल आइडिया है। नियो लिबरल आइडिया यानी मार्केट ओपन रखो दोनों कंट्रीज की, ठीक है, और वो आपस में इंटीग्रेट होगी तो कंट्रीज कभी वॉर में ही नहीं जाएंगी। जैसे इंडिया ने अपनी मार्केट ओपन रखने के लिए पाकिस्तान के लिए, अपने नॉर्मल रिलाइज करने के लिए, नॉर्मल रिलेशंस बनाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस दिया, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। तो ये इंडिया की तरफ से एक एफर्ट है इंटरडिपेंडेंस की अप्रोच का, कि जिससे होगा क्या, अगर एमएफएन एक्सेप्ट के लिया गया, अगर पाकिस्तान ने भी मान लीजिए इंडिया को एमएफएन दिया है, इंडिया के ऊपर एमएफएन स्टेटस मान लीजिए इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों की जो इकोनॉमी होगी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी सी। तो इंडिपेंडेंट होगी अगर सॉरी डिपेंडेंट होगी, इंटरडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पे रिलाई करेंगे, तो इसके चलते क्या होगा, इस डिपेंडेंस की वजह से कोऑपरेशन बढ़ेगी, वॉर में नहीं जाएंगे ये कंट्रीज, ठीक है, चाह कर भी लड़ाई नहीं होगी इनके बीच में। नो नो, दिस इज क्वाइट क्लोज टू फंक्शनलिज्म बट इट इज डिफरेंट। फंक्शनलिज्म में क्या बात हुई थी? फंक्शनलिज्म में बोला था कि जो लो पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं उस पे काम करो, फिर धीरे धीरे करते करते हाई पॉलिटिकल इश्यूज पे आओ। करेक्ट, ये बोला था फंक्शनलिज्म में। और पॉलिटिशियंस को दूर रखो, ठीक है, और धीरे धीरे करके इससे होगा क्या, आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगा। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर आपस में दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी तो लड़ाई नहीं करेंगी। ये तो तरीका था। तो यानी फंक्शनलिज्म लीड्स टू इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है मैं वो बता रही हूँ। इंटरडिपेंडेंस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात की जाती है, कि इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं हमारे, रिचर्ड कॉब्डेन भी, ठीक है, हमने पहले पढ़े थे। इसमें रिचर्ड रोजक्रैंस हैं, रिचर्ड रोजक्रैंस एक नाम है, ठीक है। इसके अलावा रिचर्ड रोजक्रैंस के अलावा है थॉमस फ्रीडमैन। थॉमस फ्रीडमैन ये वही हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा था जिनके बारे में। थॉमस फ्रीडमैन ने गोल्डन आर्चेस थ्योरी दी है, गोल्डन आर्चेस थ्योरी। एंड रिचर्ड कॉब्डेन ने रिचर्ड रोजक्रैंस ने दी है ट्रेडिंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपस में दो स्टेट ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ में तो वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की इकोनॉमीज को नुकसान होगा, इससे दोनों ही स्टेट को नुकसान होगा, इसीलिए वॉर पे नहीं जाएंगे ये दोनों स्टेट्स। ऐसे ही हमारे आते हैं थॉमस फ्रीडमैन। इन्होंने अपनी गोल्डन आर्चेस की थ्योरी में बोला था कि मान लीजिए दो कंट्रीज में मैकडॉनल्ड की चेन है, तो जिन कंट्रीज में मैकडॉनल्ड की चेन्स होती हैं वो कंट्रीज आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग प्रेफर करेंगे बर्गर्स के लिए लाइन में खड़े होना रादर देन बॉर्डर पे अपनी जान गंवाना, ठीक है, क्योंकि ऐसी दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट होगी। आप खुद सोचिए, यूएसए का है मैकडॉनल्ड, राइट,
हम यूएसए के साथ में कभी वॉर में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो यूएसए की जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी चेन्स हैं जो इंडिया में खुली हुई हैं, ठीक है, लोगों को वो सब बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा फर्दर, इंडिया नहीं, ऑब्वियसली लोगों को उससे नुकसान होगा। जैसे हम लोग आजकल डोमिनोज खाते हैं, ठीक है, आपका केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, कितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चाहे कपड़े के हो, ठीक है, चाहे, तो इससे यूएसए का भी नुकसान होगा। अगर यूएसए, हम खुद भी नहीं करेंगे, यूएसए भी नहीं करेगा हमारे साथ, क्योंकि यूएस से कभी नुकसान होगा, उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इंडिया से कमाते हैं, इंडिया की इतनी ह्यूज मार्केट है। तो अल्टीमेटली दे विल नॉट गो टू वॉर, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो यानी इसमें माना जाता है कि अगर स्टेट्स, दो कंट्रीज के बीच में अगर एक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, तो ये चीज फुलिश लगती है कि अगर आप एक दूसरे के साथ वॉर करो, क्योंकि इससे दोनों का ही नुकसान होगा। तो यानी जो रिचर्ड क्रॉस रोजक्रेंस हैं, ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे मिलिटरिस्टिक स्टेट से ज्यादा ट्रेडिंग स्टेट्स बेहतर हैं। आज आप मिलिटरिस्टिक स्टेट्स देखो, जर्मनी और जापान, दोनों ही मिलिटरिस्टिक स्टेट हुआ करते थे। जापान एक टाइम पे मिलिटरली कितना एडवांस था, जापान ने रशिया तक को हरा दिया था। लेकिन आज के टाइम पे जापान फिर भी सबसे एडवांस कंट्रीज में आता है, रीजन बीइंग ट्रेडिंग स्टेट्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जापान ने इसी चीज पे फोकस किया, सभी कंट्रीज के साथ में अपना ट्रेड करना शुरू किया। इंडिया जबकि 1991 तक क्लोज्ड इकोनॉमी था, किसी के साथ ट्रेड नहीं करता था, सेल्फ सफिशिएंसी पे मेंटेन कर रहा था। चाइना ने काफी लेट खोला, लेकिन उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को कितना हेल्प हुआ। ऐसे ही इंडिया ने अभी 1991 में खोला था, ठीक है, तो अभी हमारे 30 इयर्स होने वाले हैं, ठीक है, ओपन किए हुए। अगले 20 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी इसीलिए हमारी कंट्री में, ठीक है। तो यानी रिचर्ड रॉसमेंस का भी यही कहना है कि कंट्रीज को इस चीज को लेकर के इंस्पायर्ड होना चाहिए कि उनको दूसरे स्टेट्स के साथ में अपनी ट्रेडिंग बढ़ानी है, इससे दोनों का फायदा हो। तो मिलिट्रिस्टिक स्टेट बनने से अच्छा है ट्रेडिंग स्टेट बनना बेहतर है। जैसे कि यूएसएसआर का एग्जाम्पल देखिए आप। यूएसएसआर ने वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद में यूएसएसआर मिलिट्रिस्टिक अप्रोच अपनी फॉलो की। यूएसएसआर ने मिलिट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। यही भी रीजन है कि यूएसएसआर ने एंड कोल्ड वॉर के टाइम पे 1985 के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था यूएसएसआर पे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। जबकि यूएसए ने ऐसा नहीं किया। आज के टाइम पे यूएसए मिलिट्री पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है रादर देन ट्रेड पे। ये भी रीजन है कि यूएसए की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि यूएसए मिलिट्री वाइज अपना आपको इतना एग्जॉस्ट कर दिया है। यूएसए ने सारा पैसा उसमें ज्यादा अपना लगाया है, आर्म्स पे, अपने एमिनेशंस पे, सोल्जर को भेजना इधर उधर, इतने वॉर्स में इतना जो इन्होंने बिलियन डॉलर्स लगाए हैं, ऑब्वियसली टैक्स पेयर का पैसा, वो पैसा ये डेवलपमेंट में लगा सकते थे। ये भी रीजन है कि यूएसए की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है। तो यानी रिचर्ड रॉस्किंस का कहना है कि आज के टाइम पे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मैटर करती है। आया समझ? तो यहाँ पर आता है इकोनॉमी, हमारी इंटरडिपेंडेंस का टॉपिक। अब इंटरडिपेंडेंस के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का टॉपिक क्या बोलता है? इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं, रॉबर्ट कियोहेन, जोसेफ नाई, ये जो स्कॉलर्स हैं इनका मानना है कि कंट्रीज के बीच में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब आज के टाइम पे देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी जैसे दूसरी लिबरल थ्योरीज हैं वो सारी प्रिस्क्रिप्टिव है, हमको सोल्यूशंस बताती हैं कि ये करना चाहिए। ये हमको सोल्यूशन नहीं बता रही है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी। ये स्कूल हमको बताता है डिस्क्रिप्शन कि एक्चुअली में क्या एग्जिस्ट कर रहा है आज के टाइम में, डिस्क्रिप्शन बताता है हमको, ठीक है।
पहली चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज में ये है कि ये बताता है कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में कंट्रीज के बीच में किस टाइप का रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक होता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, कि आप कोऑपरेट कर रहे हो, इंटरडिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमी। एक होता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स भी हैं दोनों स्टेट्स के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों स्टेट्स कोऑपरेट कर रहे हैं। कैसे? चाइना को देखिए। चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट अभी भी है। साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट है, ये अक्साई चिन को लेकर डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अभी भी डिस्प्यूट है। ऐसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, सी पैक हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया चाइना के बीच में, एरिया ऑफ टेंशन बहुत सारे हैं। उसके बावजूद ये दोनों कंट्री जो हैं कोऑपरेट कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं आपस में, इंटरडिपेंडेंट है दोनों कंट्रीज। उसके बावजूद ये लोग वॉर नहीं करेंगे। टेंशन्स भी हैं इनके बीच में, ट्रेड भी कर रहे हैं लेकिन साथ में, और इस वजह से ये वॉर नहीं करेंगी दोनों कंट्रीज। तो इसीलिए जब 2017 का डोकलाम स्टैंड अप हुआ था, जब लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया चाइना की वॉर छिड़ने वाली है, वो सही नहीं था और होगा भी नहीं। बहुत रेयर केस ऐसा आएगा जब ऐसा हो सकता है, लेकिन वॉर नहीं होगी इंडिया चाइना की। रीजन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि चाइना ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना को बहुत नुकसान होगा, बहुत सारे बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा चाइना को इस चीज से, अगर इंडिया के साथ में उसने अपनी ट्रेडिंग मतलब रोक दी। क्योंकि इंडिया के साथ में अगर वॉर किया तो ऑब्वियसली इंडिया इंपोर्ट बंद कर देगा चाइना से, इससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। करेक्ट? ये है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो आज ये, अब इन दोनों की जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं। साथ ही साथ टेररिज्म के चैलेंज आ गया है, एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज का चैलेंज आ गया है। आज के टाइम पे एक कंट्री टेररिज्म या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ या पेंडेमिक्स के खिलाफ अकेले एक कंट्री लड़ाई नहीं कर सकती है। अगर कोई वायरस अटैक होता है, वायरस थ्रेट होता है, मान लीजिए कहीं से वायरस ओरिजिनेट हुआ, मान लीजिए चाइना से ओरिजिनेट हुआ, धीरे धीरे करके इंडिया में भी फैल जाएगा, सभी वर्ल्ड में फैल जाएगा, सभी सभी की जान को खतरा है। तो आज के टाइम पे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको एक कंट्री नहीं फेस कर सकती है, अकेले उससे नहीं लड़ सकती है। तो इन चैलेंजेस की वजह से, इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, ये एक स्टेट की कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस जो होती हैं, ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं, ये आज के टाइम पे कंट्रीज को फोर्स करते हैं आपस में कोऑपरेट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अदरवाइज उस कंट्री को हेट करते हो, लेकिन आपको उस कंट्री के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। आया समझ? दिस इज इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस है सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है वो इस चीज को दर्शाता है कि बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कंट्रीज को आपस में आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के चलते, या मार्केट इंटीग्रेट हो गई हैं, या थ्रेट्स बहुत हो गए हैं आज के टाइम पे, ग्लोबल थ्रेट हो गए हैं, इनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई हायरार्की नहीं रहेगी इश्यूज की। सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो मल्टी डायमेंशनल हो गया है। तो हार्ड पावर जो है वो कम हो गई है, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हार्ड पावर यूज नहीं होती। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, जिस वे से जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब किया था। क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का बोलना था कि एनार्की है, आपस में स्टेट कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी फैक्टर्स के चलते आज के टाइम पे देशों को मजबूर किया जाता है, मतलब दे आर फोर्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर, क्योंकि उनकी कैपेसिटी में नहीं है ऐसे ग्लोबल थ्रेट से फाइट करना। इसके बाद आती है हमारी आखिरी इसमें स्कूल, उसके बाद हमारा आइडियल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाएगा, विच इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी
डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में क्या है? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में आते हैं मिशेल डॉयल, इन्होंने दी थी ये थ्योरी। इनका मानना है कि अगर दो कंट्रीज में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो वो दोनों कंट्रीज कभी भी वॉर नहीं करेंगी। रीजन, रीजन क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब उस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, अगर कोई टेंशन भी क्रिएट होती है उन दोनों कंट्रीज में, तो वो लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, डायलॉग के थ्रू अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं रादर देन फोर्स। चाइना में देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है वहां पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। लेकिन जहां पर भी डेमोक्रेसी है, अब कहोगे पाकिस्तान में भी मैम डेमोक्रेसी थी, लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, आर्मी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। लोगों के पास में उतनी राइट्स नहीं है या उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभी भी नहीं है पाकिस्तान में। हम देखते हैं कि दो डेमोक्रेसीज वॉर में नहीं जाएंगी, ये कहना है मिशेल डॉयल का। दो कंट्रीज नहीं जाएंगी क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो ये जो स्कॉलर हैं इमैनुअल कांत, उनके आइडियाज पे बेस्ड है ये थ्योरी। आइडिया क्या था इमैनुअल कांत का? इनका आइडिया था कि रिपब्लिकनिज्म का आइडिया था। रिपब्लिकनिज्म का यानी जहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं लोग, जहाँ पर सब लोग अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर लोगों की कभी चॉइस रहेगी ही नहीं कि उनको वॉर में जाना है, बिकॉज ऐसे लोगों को लिबर्टी चाहिए। और वॉर इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस बनाती है। दैट्स वाई, क्योंकि जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है, जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है, वहां पर पैसिफाइंग कल्चर होता है, पैसिफिस्ट कल्चर होता है। पैसिफिस्ट कल्चर मतलब कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, टॉलरेशन दिखाते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी में टॉलरेशन का आइडिया रहता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया में टॉलरेशन बहुत लेवल अभी हाई है उस मामले में। इसीलिए भी यहाँ पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को माना जाता है कि एक जोन ऑफ पीस है, यहाँ पर कभी भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि लोग बातचीत करके ही रिजॉल्व कर लेते हैं डिस्प्यूट। पब्लिक ओपिनियन का इतना प्रेशर रहता है कि अगर ये स्टेट्स चाहें भी आपस में लड़ाई करना, तो यहाँ के जो लोग होंगे अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से साफ ये चीज प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ऐसे स्टेट अपनी पब्लिक ओपिनियन को ओवरलुक नहीं कर सकती, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसीलिए हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिसीजंस ऐसे स्टेट में लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजंस को पब्लिक बहुत ही एग्जामिन करती है, और पब्लिक ओपिनियन के चलते ऐसे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में चांस दिया जाता है इनको करेक्ट करने का। तो कोई ऐसी वॉर नहीं हुई है अभी तक तो, लेकिन इसको काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। क्यों कंट्रोवर्शियल माना जाता है? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो ये बोलते हैं कि आज तक भी दो कंट्रीज जो डेमोक्रेसी है उनके बीच में वॉर नहीं हुई है, तो ये एक कोइंसिडेंस है कि उनके बीच में वॉर नहीं हुई है, कोइंसिडेंस की वजह से। अगर कोई मेजर वॉर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से नहीं हुई होगी वो वॉर, कोई और भी रीजन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से वॉर नहीं होगी। स्पेशली सबसे ज्यादा जो बड़ा क्रिटिसिज्म आता है इस थ्योरी में, वो ये आता है कि यूएसए के जो एक्शंस हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, बुश डॉक्ट्राइन ने, जॉर्ज बुश ने अपनी जो भी एक्शंस लिए थे, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट में या इराक के अगेंस्ट में जो इतने भी एक्शंस लिए गए, ईरान के अगेंस्ट में, विल सी दैट दैट उसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए इराक या ईरान में, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन चाइना और रशिया इसको क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी एक रिजीम चेंज टैक्टिक है। डेमोक्रेसी के थ्रू
ऐसे स्टेट डेमोक्रेसी की थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्यों ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि आप अगर अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आएंगे तो आपके साथ कोई कंट्री वॉर में नहीं जाएगी। ये यूएसए का डोमिनेंट एक आइडियोलॉजी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है यूएसए, ताकि यूएसए अपने पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टॉल कर पाए जो कि यूएसए के अकॉर्डिंग ही काम करे, और ये यूएसए को फेवर करेगा। ये पूरा समझ आया? तो रशिया और चाइना डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी की वजह से ना हो, कोई और भी फैक्टर हो सकता है, कोइंसिडेंस वाली बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि डेमोक्रेसी थी इस वजह से वॉर नहीं हुई। यस, नियो कॉलोनियलिज्म, एग्जैक्टली। डेमोक्रेसी पीस थ्योरी जो प्रमोट की जाती है यूएसए के द्वारा, क्योंकि देखिए एक बात समझिए मानसी, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिकन स्कॉलर्स डोमिनेंट हैं, लिबरल में स्पेशली अमेरिकन डोमिनेंट है यहाँ पर। इनका मानना है कि अगर आपस में स्टेट्स कोऑपरेट करेंगे, डेमोक्रेसी होगी, तो उससे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें अमेरिका का फायदा है। अमेरिका तो चाहता ही है ओपन बॉर्डर डेमोक्रेसी रहे, जैसे क्योंकि ये इसमें अमेरिका की भलाई थी। आज के टाइम पे अमेरिका की भलाई नहीं है, क्योंकि इस सभी चीजों की वजह से आज दूसरी कंट्रीज का बहुत फायदा हो रहा है, स्पेशली चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज का, क्योंकि यूएसए का चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ में ट्रेड डेफिसिट है, तो इससे नुकसान है यूएसए का। हमारा तो फायदा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, राइट। और ये भी रीजन है कि अभी रिसेंटली ट्रम्प ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट की, और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट की। और ये भी रीजन है कि यूएसए ने यूनेस्को से पुल आउट कर लिया है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टीपीपी की बात चल रही थी उससे पुल आउट कर लिया है। क्लाइमेट चेंज वाली बात हुई थी उसमें भी फंड्स देने थे, ऐसे ग्लोबल थ्रेट्स के अगेंस्ट, मतलब इनसे फाइट करने के लिए, उससे भी पुल आउट कर लिया है यूएसए ने। उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली अपना फायदा ढूंढ रहा है इसमें यूएसए, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। सो इसी के साथ हमारा आइडियल स्कूल खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा बचेगा मार्क्सिस्ट स्कूल बचा है। मार्क्सिस्ट स्कूल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा फंक्शनलिस्ट है और सिस्टम थ्योरी है, ठीक है। बेसिकली सिस्टम थ्योरी रहेगा, बाकी एक दो थोड़े से गेम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं, हमारा फिनिश हो जाएगा। आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी इसकी क्लास रही इंटरनेशनल रिलेशन वाली, उसमें मैं ये फिनिश कर दूंगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।